हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे टैक्स प्लानिंग फॉर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रकार हेतु कर नियोजन। देखिए, किसी भी व्यवसाय के प्रकार का निर्धारण करते समय उसमें वांछित पूंजी, स्वामी के रूप में वांछित मानव शक्ति, व्यवसाय का कार्यक्षेत्र, आकार आदि को ध्यान में रखने के साथ साथ व्यवसाय के प्रत्येक प्रकार पर लगने वाले कर दायित्व को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जिससे कि प्रारंभ से ही व्यवसाय पर कर दायित्व कम हो। देखो, किसी भी संगठन का जब चयन होता है कि वो सोलो ट्रेडर होगा या वो पार्टनरशिप फर्म होगी या वो कंपनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता खाली कि हम उसमें किसी एक चीज़ को ध्यान में रखें। हमें उसमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है कि किसी पर्टिकुलर व्यापार के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी, व्यवसाय का स्वामित्व कितने लोगों के पास रहेगा, व्यवसाय के पास कितने साधन होंगे, व्यवसाय की प्रकृति कैसी होगी, व्यवसाय का आकार क्या होगा, कितना लाभ होगा, कितना व्यापक क्षेत्र होगा, कितनी तकनीकी आवश्यकताएं होगी। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है, परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं कर नियोजन की। तो कर नियोजन भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस बात पर निर्भर करता है कि जिस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, कर नियोजन भी हमें उसी तरीके से उसकी कर नियोजन की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो आयकर अधिनियम में व्यवसाय के प्रकार को किस तरीके से परिभाषित किया गया है? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 की उपधारा 31 में व्यक्ति की परिभाषा से निम्नानुसार यह स्पष्ट होता है कि व्यवसाय के निम्न प्रकार हो सकते हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति, एन इंडिविजुअल, एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, एक फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, व्यक्तियों का समूह भी इसमें होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, स्थानीय सत्ता या स्थानीय सरकार और अन्य कृत्रिम व्यक्ति। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय के प्रकार का चयन कर सकते हैं। लेकिन व्यवहार में देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक प्रोप्राइटर का बिजनेस या एक पार्टनरशिप फर्म या एक कंपनी, नॉर्मली इसी तरह की 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो व्यवहार में व्यवसाय के 3 प्रकार मुख्यतः देखे जाते हैं। पहला एकल व्यापारी, दूसरा साझेदारी संस्था और तीसरा कंपनी। हम एक एक करके यहाँ सबको डिस्कस करेंगे। देखिए, हम जब यहाँ कर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो आयकर अधिनियम में हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग कर की व्यवस्था की गई है। तो व्यवसाय की प्रकृति, उसका कार्य क्षेत्र, उसका क्षेत्र, उसकी नेचर, इसको ध्यान में रखते हुए कौन से प्रकार को चयन किया जाएगा, ये निर्णय लेना आवश्यक होता है। तो व्यवहार में सबसे पहले हम बात करें एकल व्यापारी की। तो एकल व्यापारी क्या होता है? यदि व्यवसाय एक एकल व्यापारी के रूप में हो तो ऐसे व्यापार के एकमात्र स्वामी पर व्यष्टि के रूप में ही कर लगता है, इंडिविजुअल के रूप में ही टैक्स लगता है। और इस प्रकार के व्यापार की आय पर अनेक प्रकार की कटौतियाँ, छूट एवं राहत मिलती है। एक लिमिट तक इनकम भी जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी जिस भी कैटेगरी में वो आता है, तब वहाँ तक उसकी आय जो होती है वो कर मुक्त भी होती है। उसके बाद आयकर की दरें भी 5% की दर से, 20% की दर से, 30% की दर से अलग अलग प्रगतिशील दरों के आधार पर कर लगता है। तो एक एकल व्यापारी जो होता है उसकी दशा में व्यवसाय में यह एक श्रेष्ठतम तरीका है जिसमें कि कर्मचारी जो है उसको जो व्यवसायी है उसको एक इंडिविजुअल की लिमिट के अंतर्गत कर का भुगतान करना होता है। अब हम आते हैं साझेदारी संस्था की तरफ। देखिए, साझेदारी संस्था में क्या होता है, फर्म द्वारा साझेदारों को दिए गए ब्याज एवं पारिश्रमिक की सीमा के संबंध में कुछ प्रावधान हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, कर का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले बुक प्रॉफिट की गणना की जाती है, और बुक प्रॉफिट की गणना करने के लिए सेक्शन 28 to 44D में हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन लेते हैं। उसके बाद पार्टनर्स का इंटरेस्ट टू पार्टनर और डिसअलाउड सारे जो उसके प्रोविजन है वो ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से रेमुनेशन जो दिया जा रहा है वो भी एक बार ऐड करके हम क्या ज्ञात करते हैं, बुक प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, धारा 40B के अनुसार ब्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
उससे अधिक ब्याज की कटौती करदाता को नहीं दी जाती है। तो वो जो कटौती है वो धारा 40B के प्रावधानों के अनुसार जो उसकी निर्धारित सीमा है उसी में लेनी पड़ती है। तो उसके अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहली चीज़ तो कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, इस बात का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। तो इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। अगर ये प्रावधान नहीं है तो ब्याज की पूंजी पर ब्याज की कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसी तरीके से दूसरा बिंदु आता है साझेदारी संलेख में संशोधन पुरानी तिथि से प्रभावित नहीं हो सकता है। तो साझेदारों को ब्याज देने के लिए साझेदारी संलेख में कोई भी संशोधन पुरानी तिथियों से लागू नहीं हो सकता। इसी तरीके से ब्याज की अधिकतम सीमा है, पूंजी पर ब्याज की अधिकतम जो सीमा है जिस पर कटौती होगी वो 12% है। 12% की दर से अधिक दर से नहीं दिया जाएगा और यदि दिया जाता है तो उसकी कटौती स्वीकृत नहीं होगी। इसी तरीके से धारा 40B के प्रावधान साझेदारों से लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में भी लागू होंगे। यदि फर्म ने साझेदारों से कोई ऋण लिया है तो उस पर चुकाए गए ब्याज के लिए उपरोक्त ब्याज की सीमा उसी प्रकार लागू होगी जैसे कि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इसी तरीके से विशेष प्रकार के ब्याज पर धारा 40 के प्रावधान जो है 40B के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। देखिए, यदि मान लीजिए किसी फर्म ने साझेदारी फर्म से कोई ड्राइंग की है तो ऐसी स्थिति में ड्राइंग पर उसे ब्याज देना है तो फर्म ऐसे आहरण पर साझेदार से ब्याज वसूल कर सकती है और ऐसा ब्याज जो है फर्म के लिए व्यवसाय एवं पेशे की आय मान करके कर योग्य माना जाता है। तो ऐसा ब्याज किसी भी दर पर हो सकता है और इस प्रकार से फर्म द्वारा आहरण पर वसूल किए गए ब्याज का समायोजन भी किसी भी स्थिति में पूंजी पर दिए गए ब्याज के साथ संभव नहीं है। उसका समायोजन पूंजी पर ब्याज के साथ संभव नहीं है। ऐसी प्रतिनिधि के रूप में साझेदारी को चुकाया गया ब्याज, यदि मान लीजिए साझेदारी संस्था में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए साझेदार है तो ऐसे प्रतिनिधि के रूप में जो साझेदार है, पार्टनर इज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी जो है को दिए गए ब्याज पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कोई माइनर पार्टनर है, अवयस्क साझेदार है, तो उसकी तरफ से यदि कोई प्रतिनिधि कार्य करता है तो उस पर 40B के प्रावधान जो है वो लागू नहीं होंगे। यदि कोई साझेदार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए गए ऋण के लिए ब्याज प्राप्त करता है तो ऐसे ब्याज पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसी तरह फर्म द्वारा किसी साझेदार की पत्नी या अन्य रिश्तेदार से लिए गए ऋण पर ब्याज का यदि भुगतान किया जाता है तो उस पर भी धारा 40B की जो प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे, क्योंकि साझेदार की पत्नी अथवा अन्य रिश्तेदार फर्म में साझेदार नहीं है। तो यहाँ हमने ये कुछ प्रावधान देखे जिन पर धारा 40B के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते। अब हम बात कर रहे हैं पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा। देखिए, यदि किसी फर्म द्वारा साझेदारों को वेतन, बोनस अथवा कमीशन आदि यदि भुगतान किए जाते हैं तो इसे साझेदारों के पारिश्रमिक के नाम से हम जानते हैं। तो आयकर अधिनियम की धारा 40B में साझेदारों के पारिश्रम के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है और इस धारा के अनुसार ज्ञात पारिश्रमिक घटाने के बाद व्यवसाय एवं पेशे की आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात की जाती है। इसमें भी हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। जैसे पहला, साझेदारी संलेख में प्रावधान होना चाहिए। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा, वैसे ही पारिश्रमिक यदि दिया जा रहा है पार्टनर्स को तो इसका भी पार्टनरशिप डीड में जो है वो संलेख होना चाहिए, वहाँ ये ऑथोराइज्ड होना चाहिए, तभी इसकी कटौती संभव होगी। अन्यथा पार्टनरशिप में पार्टनर्स को दिए गए पारिश्रमिक की कटौती जो है वो स्वीकृत नहीं होगी। साझेदारी संलेख में संशोधन पुरानी तिथि से संभव नहीं हो सकता है। इसी तरीके से साझेदार सक्रिय साझेदार होना चाहिए, पार्टनर शुड बी वर्किंग पार्टनर। तो पार्टनर्स जो साझेदार को दे पारिश्रमिक की व्यय के रूप में कटौती जो मिलती है वो तब मिलती है जबकि ऐसा साझेदार सक्रिय साझेदार हो। अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि निष्क्रिय साझेदार को दे पारिश्रमिक की कोई कटौती नहीं दी जा सकती। इस संबंध में साझेदारी संलेख या प्रलेख में कोई प्रावधान चाहे दिया गया हो चाहे नहीं दिया गया हो। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम यहाँ सक्रिय साझेदार से क्या तात्पर्य लेते हैं। तो सक्रिय साझेदार से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, उस व्यक्ति से है जो उस व्यवसाय एवं पेशे में सक्रिय रूप से संलग्न है, जिसका कि वो साझेदार है, वो एक्टिव पार्टनर है, वो कार्य करता है। अब हमारा अगला बिंदु आता है पारिश्रमिक धारा 40B में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। तो देखिए,
निर्धारित सीमा जो 40B में पारिश्रमिक की तय की गई है उससे अधिक पार्टनर उसका जो वेतन है वो डिडक्टेबल नहीं होगा। तो हानि की दशा में तो 1.5 लाख से ज़्यादा का पारिश्रमिक जो है वो नहीं दिया जा सकता, उसकी कटौती उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। तो अधिकतम सीमा हानि की दशा में कितनी हुई? 1,50,000। और इसके अलावा यदि मान लीजिए लाभ हैं तो पुस्तकीय लाभ जिसको कि हमने बुक प्रॉफिट जो हमने निकाले थे सबसे पहले, तो फर्स्ट 3 लैक्स तक जो बुक प्रॉफिट है उसका 90% और 1,50,000 जो भी दोनों में से अधिक हो, और उससे भी अधिक लाभ है तो शेष लाभों पर ऐसे लाभों का 60%। इस तरीके से हम पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो ज्ञात करते हैं। तो साझेदारों को ब्याज व पारिश्रमिक की राशि जो आयकर अधिनियम में स्वीकृत है इसको घटाने के बाद ही व्यापार अथवा पेशे की आय ज्ञात होती है। तो इसके आगे हम देखेंगे अन्य प्रोविजंस के बारे में। यहाँ हम ये तय कर रहे हैं, हमने जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म को जो हमने पढ़ा है, हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन व्यापार के लिए चयन किया जाता है उसी के आधार पर आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप कटौती का लाभ करदाता उठा सकता है। अगली क्लास में मैं आपको इसमें आगे कंपनी के बारे में भी और पार्टनरशिप फर्म के बारे में भी और बताऊंगी। धन्यवाद।